तो बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ एन एंजाइम रिएक्शन फॉलो द माइकेली मेंसन काइनेटिक रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इज इक्वल टू V0 equal to Vmax S upon Km plus S, where V0 is the initial reaction velocity, Vmax is the maximum reaction velocity, Km is the Michael constant, and S is a substrate concentration. Which one of the following statement is correct? अब इस रिएक्शन को ध्यान में रख के इसमें से देख के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ऑप्शन जरा पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Km is a concentration of enzyme at a optimal pH. Km reaction velocity is half of the optimal substrate concentration. Next statement is a Km is a concentration of substrate when the velocity of the reaction is half and the maximum velocity. And the last statement is Km is the concentration of the enzyme at optimal temperature. इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट होगा। तो अब जरा ध्यान से जरा देखिएगा इसके स्टेटमेंट को। क्वेश्चन जरा हम लोग पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बेटा V0 is Vmax S upon Km प्लस S, ये स्टेटमेंट इसने दिया है। अच्छा, अब जब इस स्टेटमेंट को दिया है तब हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या क्या लिखने चल रहे हैं, देखो जरा इसमें क्या है। V0 बेटा क्या है? V0 इनिशियल वेलोसिटी है, इसको हम लिख लेते हैं एज इट इज। क्या है ये बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी है ये, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है इसने? Vmax क्या है बेटा? Vmax जो है वो सब मैक्सिमम वेलोसिटी है। Vmax क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। इसके बाद S क्या है? ओह, S क्या है? S सबस्ट्रेट है बेटा ये। S क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है ये, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया। और Km क्या है? Km आपको भी पता है कांस्टेंट है, माइकल कांस्टेंट है ये। तो माइकल कांस्टेंट, माइकलिस कांस्टेंट बोलते हैं, माइकल कांस्टेंट भी बोलते हैं, माइकलिस कांस्टेंट है ये, ठीक है। अब कांस्टेंट तो है ये। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें देखना स्टेटमेंट में क्या चेंजेस आएंगे क्वेश्चन के हिसाब से। देखो बोल रहा है, अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया है, हमने कर दिया है S इक्वल टू Km कर दिया है। क्या कर दिया है सोल्यूशन में? क्या कर दिया है हमने? सोल्यूशन अगर हम यहाँ पर लिखें, सोल्यूशन लिखें इसका, तो हमने क्या किया है, S इक्वल टू Km कर दिया है, S इक्वल टू Km कर दिया है। तो ये कंडीशन जब हम लगाएंगे तब क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में V0 इक्वल Vmax अपॉन 2 हो जाएगा, Vmax अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपने लिखा है, जब S इक्वल टू कंस्टेंट माइकल कांस्टेंट कर दिया है आपने, तो फॉर्मूला क्या बन गया, V0 इक्वल टू Vmax अपॉन 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि Km जो है वो सबस्ट्रेट कांस्टेंट है। Km जो है वो क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेट है। Km को हमने क्या कर दिया है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बना दिया है। अभी यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेट बना दिया है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेट बना दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो जाएगी। क्या हम लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या होगा, where reaction velocity maximum, where reaction velocity मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, अब यहाँ पर Km का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है? Km का इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस इसकी क्या है यहाँ पर? देखो, इंपॉर्टेंस में दो बातें ध्यान रखनी है आपको, हमेशा के लिए याद रखनी है। Km की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर Km लो है, क्या है, Km क्या हो गया बेटा, लो है, Km क्या हो गया, लो है।
या ब्रैकेट में हम लिख देते हैं लो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एंजाइम इन्फिनिटी ज्यादा है, मोर एंजाइम इन्फिनिटी एफिनिटी, एंजाइम एफिनिटी, एंजाइम की एफिनिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। मेरी बात समझ में आई। और अगर के एम क्या हो जाए, हाई हो जाए बेटा, के एम क्या हो जाए, हाई हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तो एफिनिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो लेस एंजाइम एफिनिटी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इस कॉन्सेप्ट को ही ध्यान में रखते हुए सोल्यूशन निकालते हैं। देखो क्या कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज आ करेक्ट। पेन दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े। विच एंजाइम, विच स्टेटमेंट इज व्हाट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट निकाल के लाना है, तो करेक्ट निकाल के लिए क्या हम लेके आएंगे बताओ। अब इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है, इसमें ऑप्शन दे रहा है के एम इज अ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज ऑप्टिमल एट पीएच। नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा क्या कह रहा है, के एम इज रिएक्शन वेलोसिटी एट हाफ ऑफ ऑप्टिमल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, हाफ तो है लेकिन ऑप्टिमल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, तो ऑप्टिमल कंसंट्रेट तो नहीं है यहाँ पर। फिर तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि के एम इज अ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखो मैंने लिखा है इस बात को, के एम इज अ कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, सबस्ट्रेट। देखो लिख दिया, Km is a concentrate of substrate when the velocity of the reaction is half, when the velocity reaction is equal to half। ठीक है, हाफ एट मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या निकाल के रखेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया बेटा, सी आंसर बन जाएगा। आई होप ये बात तुमको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कॉमन कोल्ड इज मोस्टली कॉज्ड बाय राइनो वायरस। सही बात है, ये कॉज्ड बाय राइनो वायरस होता है। अच्छा, अब विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट विल बी प्रोवाइडेड बेस्ट क्योर फ्रॉम दिस इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन से बचने के लिए हम सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। तो पहले तो तुमको इसका ये समझना होगा, रीजन ऑफ कॉमन कोल्ड क्या है, रीजन ऑफ कॉमन कोल्ड। तो आंसर तुमको इसका क्या मिल गया, आंसर दिया है बेटा, इसने क्या नाम दिया है इसका, राइनो वायरस दिया, राइनो वायरस नाम है। तो ये इसका मेन रीजन दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कौन सा इसमें ट्रीटमेंट दे दें, तो भैया क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट ये है कि राइनो वायरस पे एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। राइनो वायरस पे एंटीबायोटिक यहाँ पर क्या है, काम नहीं करती है। क्वेश्चन आया वाई, वाई एंटीबायोटिक इज नॉट इफेक्टिव ऑन दिस वायरस। क्वेश्चन हम लिख ले रहे हैं, वाई एंटीबायोटिक इज नॉट इफेक्टेड, antibiotic is not working on rhinovirus। ये क्वेश्चन है मेरा अब यहाँ पर। अब देखो इसी क्वेश्चन का अगर आंसर आप निकाल लोगे तो आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ये है कि बेटा एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को खत्म करती है। एंटीबायोटिक किल्स बैक्टीरिया नॉट वायरस, एंटीबायोटिक किल्स बैक्टीरिया नॉट वायरस। ये बात आपको पता है, बैक्टीरिया नॉट वायरस। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये बात समझ में आई। दूसरा, अब वायरस की बात जरा हम कर लें, थोड़ा सा हम लोग वायरस की डिस्कशन कर लेते हैं। तो वायरस को जब आप डिस्कशन करेंगे, तो वायरस को जब आप डिस्कशन करेंगे तो होस्ट सेल के अंदर ये रिप्रोड्यूस करते हैं। वायरस रिप्रोड्यूस विद इन होस्ट सेल, वायरस रिप्रोड्यूस within host cell, within host cell, वायरस रिप्रोड्यूस इन होस्ट सेल। और यहाँ पर एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। अब इसका ट्रीटमेंट जरा देख लो भाई, क्या ट्रीटमेंट है, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट इसका होगा रेस्ट करें, क्या करें, रेस्ट करें, हेल्दी डाइट फॉलो करें, हेल्दी
डाइट फॉलो करें, और क्या करें, हाइड्रेशन, अपने आप को बॉडी में पर्याप्त पानी की मात्रा रखें, हाइड्रेशन करें, प्रॉपर हाइड्रेट रहें, और इम्यून सपोर्ट हो, और क्या हो, बॉडी का इम्यून सपोर्ट करे, इम्यून सपोर्ट करे। ठीक है, अब जब इम्यून सिस्टम इम्यून सपोर्ट करेगा तो ये इम्यून वायरस को क्या कर देगा, किल कर देगा, वायरस को क्या कर देगा, किल कर देगा। और जब वायरस को किल कर देगा तो ऑप्शन क्या बनेगा, अब देखो ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, अ ग्लास ऑफ ORS plus 2 tablet of streptomycin twice a daily, twice in a day 3 days। देखो ORS तक तो ठीक है, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन दे दिया, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ट्वाइस इन अ डे दिया है फॉर 3 दिन के लिए, तो ये एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक है तो ये क्या वायरस को किल करेगी, नहीं, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। फिर कह रहा है कि 2 टैबलेट ऑफ एमॉक्सीसिलिन, एमॉक्सीसिलिन दिन में 2 बार देने के लिए बोल रहे हैं 3 दिनों के लिए, क्या ये काम करेगी, नहीं काम करेगी, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है। 1 टैबलेट ऑफ एमॉक्सीसिलिन एंड 1 टैबलेट ऑफ पेन किलर, दिन में 4 बार, दिन में एटलीस्ट 3 दिन के लिए, ये भी काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इन तीनों दवाओं में ये एंटीबायोटिक्स हैं, और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वायरल के लिए नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 पढ़ते हैं, एक्वाडेट रेस्ट करें, प्रॉपर बैलेंस डाइट लें, और 3 दिन के लिए प्रॉपर आराम करें, तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऑप्शन जो बना हमारा क्या बना, लास्ट ऑप्शन बन गया करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये बात तुमको समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इन ह्यूमन फीमेल व्हेन डज oogenesis बिगिन, oogenesis की शुरुआत कब होती है। देखो बच्चों, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में oogenesis पढ़ते हैं, तो oogenesis स्टार्ट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक पीरियड, इसका सीधा सा आंसर है ये, एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान हम इसको ये स्टार्ट कर लेते हैं। बात समझ में आई क्या, कुछ नहीं आई। अब देखो इसके आगे मैं तुमको बताता हूं। देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि फीमेल में oogenesis कब बिगिन होती है, तो oogenesis का सीधा सीधा आंसर है, oogenesis स्टार्ट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक पीरियड। अब एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान इसका स्टेटमेंट बनता है, तो ऑप्शन नंबर, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ये बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब इसके पीछे का साइंस जरा समझ लेते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। देखो होता क्या है, प्रोसेस अगर हम देखें तो फीटल लाइफ में अगर हम इसका पूरा एम्ब्रियोनिक पीरियड को देखें, एम्ब्रियोनिक पीरियड को देखें मतलब oogenesis को देखें, तो फीटल लाइफ जब 3 महीने की होती है, 3 से 4 मंथ की होती है, तब यहां पर प्राइमरी oocytes बनने लगते हैं, प्राइमरी oocytes बनने लगते हैं, प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन हो जाता है, और इनके नंबर जो हैं वो मिलियंस में होते हैं यहाँ पर। अब यही चीज जब फीटस की लाइफ 7 मंथ की होती है, तब यहाँ पर ये जो प्राइमरी oocytes हैं, ये प्राइमरी oocytes के नंबर अब यहाँ पर थोड़े से घट करके तकरीबन 2 से 3 लाख रह जाते हैं। अब बच्चे का जन्म होता है, मतलब बच्चे का जन्म होता एट बर्थ टाइम, बर्थ टाइम आएगा। अब इस जगह पर ये जो प्राइमरी oocytes के नंबर हैं, ये नंबर अब यहाँ पर 2 से 2.5 लाख के होते हैं। अब यहाँ से अब टाइम आएगा किसका, बच्ची अब ये बड़ी होगी, अब इसमें प्यूबर्टी आएगा। प्यूबर्टी का टाइम क्या है बेटा, एट एज 13, एट एज 13। और इस जगह पर यहाँ पर जो प्राइमरी oocytes के नंबर होंगे वो होंगे 60,000 से 80,000 नंबर हो सकते हैं। और अब प्यूबर्टी आया है, तो इसी पीरियड को, इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइम को हम बोलते हैं
मीनार्क बोलते हैं, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल यहाँ पर रिलीज हुआ है। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल रिलीज हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो ये बनता है कि प्राइमरी जो oogenesis है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। आई होप ये बात तुमको समझ में आया होगा। अब इसमें एक चीज और है कि ये जो oocytes हैं ये अरेस्ट कहाँ पर होते हैं, ये बात भी थोड़ा सा आपको समझनी होगी। तो ये जो प्राइमरी oocytes हैं ये प्रोफेज वन के प्रोफेज वन के प्रोफेज वन का जो टीलोफेज है, सॉरी टीलोफेज कह रहा हूं, डिप्लोटीन स्टेज है, डिप्लोटीन स्टेज है, वहां पर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर इनको क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। ये चाहते तो हैं ग्रो करना, लेकिन ये ग्रो कर नहीं पाते हैं और इनको क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है। आई होप ये बात तुमको क्लियर होगी और इसका आंसर बनेगा ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, which one of the following statement best define property of the compound epithelium। एक कंपाउंड इपिथीलियम की प्रॉपर्टी को जानना है। तो देखो कंपाउंड इपिथीलियम होता क्या है, पहले तो आप ये जरा समझ लीजिए थोड़ी सी इस बात को। देखो इपिथीलियम को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक कहलाया सिंपल इपिथीलियम और एक कहलाया कंपाउंड इपिथीलियम। सिंपल इपिथीलियम की जब आपसे बात होगी तो सिंपल इपिथीलियम में हम बहुत ज्यादा चीजों को नहीं रखते हैं। सिंपल इपिथीलियम में बेसिकली 3-4 चीजों को रखा जाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। इसको हमने डिवाइड किया सिंपल इपिथीलियम में और इसको हम डिवाइड करते हैं दूसरे पार्ट दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इपिथीलियम में। अब सिंपल इपिथीलियम में कौन आएगा, सिंपल इपिथीलियम में बेटा सबसे पहला तो आता है स्क्वैमस आ जाता है, स्क्वैमस आएगा। फिर कौन आएगा, फिर क्यूबिकल या क्यूबाइडल जिसको आप बोलते हैं वो आ जाएगा, क्यूबाइडल आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा, कॉलमनर आ जाएगा बेटा, कौन सा आ जाएगा, कॉलमनर आ जाएगा। फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा सिलिएटेड आ जाएगा। और सिलिएटेड के बाद एक और आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रैटिएटेड बोल देते हैं, स्यूडो स्ट्रैटिएटेड बोलते हैं। अब जब आपसे कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में यही चीजें दो पार्ट में फिर बढ़ जाएंगी। पहला हो जाएगा ट्रांजिशनल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिशनल हो जाएगा। और दूसरा जो है वो हो जाएगा स्ट्रैटिएटेड हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, स्ट्रैटिएटेड हो जाएगा। अब इसी स्ट्रैटिएटेड को आगे से फिर दो पार्ट में बांट देते हैं, एक कहलाता है स्ट्रैटिएटेड क्यूबाइकल या क्यूबिकल, स्ट्रैटिएटेड क्यूबिकल बोलते हैं इसको या क्यूबाइडल आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिएटेड क्यूबिकल या क्यूबाइडल। और दूसरा हो जाता है स्ट्रैटिएटेड स्क्वैमस हो जाता है, स्ट्रैटिएटेड स्क्वैमस हो जाएगा। अब इस स्ट्रैटिएटेड स्क्वैमस को फर्दर फिर से दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक कहलाया केराटिनाइज्ड और दूसरा कहलाया नॉन केराटिनाइज्ड। एक क्या कहलाया, केराटिनाइज्ड कहलाया बच्चों, जबकि दूसरा जो है वो क्या कहलाया, नॉन केराटिनाइज्ड कहलाया। आई होप ये तुमको यहां तक क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अब मल्टीसिलिएटेड टिश्यू के फंक्शन को जानते हैं। देखो कोई भी टिश्यू हो इसमें से मल्टीफिलिएटेड जो टिश्यू होता है खासकर इनका जो फंक्शन होता है, फंक्शन जो होता है वो होता है बेसिकली प्रोटेक्शन का फंक्शन है। वैसे तो मल्टी इसके सिलिएटेड टिश्यू के कई सारे फंक्शन होते हैं, मैं लिख देता हूँ, प्रोटेक्शन हो गया, सिक्रीशन हो गया, एब्जॉर्बशन हो गया, है ना, एब्जॉर्बशन हो गया, और क्या हो गया, एक फंक्शन और होता है डिफ्यूजन का फंक्शन होता है। ये अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब देखो होता क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेस से या केमिकल स्ट्रेस में ये सब काम प्रोटेक्शन देता है। अब ये प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो किससे प्रोटेक्शन देगा, या तो मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन देगा बेटा, क्या देगा, मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन देगा, या फिर केमिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन देगा, केमिकल स्ट्रेस से ये क्या देगा, प्रोटेक्शन देगा। अब क्या एग्जांपल में अगर हम लेना चाहें तो क्या ले लें, एग्जांपल में स्किन ले लो, माउथ लाइनिंग ले लो,
माउथ, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ जिसको आप बोलते हो, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ ले लो, और एक और पॉइंट ले सकते हो, क्या, इसोफेगस का पॉइंट ले सकते हो। इसोफेगस में भी ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब ये कई लेयर है, देखो कंपाउंड इपिथेलियम का मतलब हो गया बेटा मल्टी मल्टी लेयर है यहाँ पर, ये सिंगल लेयर नहीं है, ये कैसी लेयर है, मल्टी लेयर है। और जब मल्टी लेयर है तो ये प्रोटेक्शन का काम करेंगी। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इट इज मल्टी सेलुलर, मल्टी लेयर एंड मेनली प्रोटेक्ट फ्रॉम द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ मल्टी लेयर्ड एंड कवर आउटलाइनिंग ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंडुलर इपिथेलियम, नहीं ये गलत हो जाएगा। मल्टी लेयर्ड तो है हेल्प द बाइंड टिश्यू एंड देयर इवेंचुअल ऑर्गेनाइजेशन, बाइंडिंग के लिए गैप जंक्शन वगैरह सेल जंक्शन का काम करते हैं। और मल्टी लेयर है और एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्बिशन, सिक्रीशन और एब्जॉर्बिशन तो करती है लेकिन डिपेंड करता है लोकेशन क्या है। तो इसके हिसाब से इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन की उम्मीद बनती है वो ऑप्शन नंबर ए बनती है। करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या बनती है, ए बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, करेक्ट आंसर इसका क्या मिलेगा, ए मिलेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जीनोटाइप एंड phenotype ratio will be obtained in F2 generation or Snapdragon plant exhibiting the incomplete dominancy of red and white color trait। देखो भाई, इसमें ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है। ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी जो है वो कुछ प्लांट्स में देखने को मिलती है। कौन कौन से प्लांट्स में देखने को मिलती है, एक तो नाम मैं लिख देता हूं, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा मिल जाएगा एक प्लांट। दूसरा इसी को ही बोलते हैं 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। और एक नाम इसमें एग्जांपल्स में इसने खुद लिया है, दैट इज कॉल्ड स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन प्लांट लिया गया है। अब इसके अगर हम एग्जांपल्स वो सेट करें, क्वेश्चंस को सेट करें, इसका मतलब कुल मिलाकर के सोल्यूशन बनाएं, तो सोल्यूशन में क्या लिया हमने, एक तरफ लिया है रेड फ्लावर लिया है बेटा, रेड फ्लावर लिया है, और एक तरफ लिया है हमने क्या, व्हाइट फ्लावर लिया है। अब रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर से क्या करो, इंटरेक्ट कराओ, तो ये कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल आर स्मॉल आर। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखूंगा क्योंकि मुझे डायरेक्शन भी लिखनी होगी इसकी। देखो ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर स्मॉल आर, ये कौन सी जनरेशन हो गई बच्चों, ये पी जनरेशन हो गई। अब इसका जब आपस में आप क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर 4 रिजल्ट मिलेंगे, मैं बना देता हूँ। देखो जब इनका क्रॉस कराओगे तो कैपिटल आर मिलेगा, कैपिटल आर मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ पर यहीं पर लिख देता हूँ कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा, और स्मॉल आर स्मॉल, ये आपके सामने आउटपुट कुछ दिखाई देगा। अब इस आउटपुट को अगर जब आप देखेंगे तो ये F1 जनरेशन है बेटा, F1 जनरेशन होगी। और F1 जनरेशन में जो होंगे, F1 जनरेशन आएगी। अब F1 जनरेशन में ये जो है मैं लिख देता हूं, ऑल फ्लावर्स आर, बताओ रेड होंगे या पिंक होंगे, रेड होंगे या वाइट होंगे, तो ये जो है क्या होंगे, रेड कलर के हो जाएंगे, ये कंप्लीट डोमिनेंसी। अब इन्हीं को हम क्या करें, F2 जनरेशन में लेके आए, मतलब इनका सेल्फ क्रॉस करा दें, इनका क्या करा दें, सेल्फ क्रॉस करा दें। तो सेल्फ क्रॉस जब कराओगे, एक मिनट, इसमें ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गलत बना दिया है, मैं इसको फिर से एक बार बताता हूँ, क्वेश्चन को फिर से समझो जरा, इस क्वेश्चन को, ये मैंने गलत बताया आपको, सॉरी। देखो क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर विद ऑफ द phenotypic and genotypic ratio will be obtained in F2 generation of Snapdragon plant। देखो ये क्वेश्चन जो है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जीनोटाइप एंड द phenotype ratio will be obtained in F2 generation for a Snapdragon plant exhibiting the incomplete dominancy for red and the white color
trait. Option number 1, 3:1, 1:2:1, 1:2:1, 3:1, 3:1, and 3:1. And option last one is 2:1, 1:2, and 1:2 and again 1. तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का क्वेश्चन है. किसका क्वेश्चन है? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का क्वेश्चन है. डोमिनेंसी का क्वेश्चन है. अब इनकम्प्लीट डोमिनेंसी मिलेगी कहाँ? एग्जाम्पल्स में अगर आप सेट करें तो एक तो मिलता है इसका आंसर मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा. दूसरे इसी को बोलते हैं 4 o'clock प्लांट भी हम बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट बोलते हैं. तीसरा इसको स्नैप ड्रैगन बोलते हैं, स्नैप ड्रैगन बोलते हैं. अब इसके सोल्यूशन पे जरा ध्यान दें हम लोग. तो सोल्यूशन पे जब ध्यान देंगे तो हमने क्या लिया है? एक तरफ हमने लिया है रेड फ्लावर लिया है और एक तरफ हमने क्या लिया है? वाइट फ्लावर लिया है. ठीक है, इन्हीं पौधों का हमने ये फ्लावर्स को लिया है. अब इसको इंडिकेट कर लें. ये कैपिटल आर से लिया है, ये हमने किससे लिया है? स्मॉल आर से. ये बेटा कौन सी जनरेशन हो गई? ये हो गई पेरेंट्स जनरेशन. अब इनके गैमीट अगर आप बनाना चाहो तो गैमीट बना लो. ये और ये क्या बना लिया? गैमिट फॉर्मेशन हो गया. यहाँ पर गैमिट फॉर्मेशन हो गया. अब इसके बीच में आप क्या करा दो? क्रॉस करा दो. तो जब आप क्रॉस कराओगे तो यहाँ पर हर कंडीशन में आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा. कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर. ये कौन सी जनरेशन हुई बेटा? ये हो गई F1 जनरेशन. इस जनरेशन में इन, अब यहाँ पे आपको लिखना होगा इन F1 जनरेशन, in F1 generation all flowers are what? Red color, sorry, pink color. all flowers are red in color, red in color. ठीक है. अब हमने क्या किया? F2 जनरेशन के लिए सेल्फ क्रॉस कराया. F2 जनरेशन के लिए हमने क्या किया है? सेल्फ क्रॉस कराया है. F2 जनरेशन के लिए हमने क्या किया? सेल्फ क्रॉस करा दिया है. किसमें कराएंगे? F1 में कराएंगे. सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन. अब देखो हुआ क्या यहाँ पर, जब आप सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो किसके किसके बीच का सेल्फ क्रॉस कराएंगे? एक लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और एक लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर. जब आप इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर. ये आया रिजल्ट. अब मेंडलिज्म की थ्योरी को ध्यान में अगर रखें तो यहाँ तो भैया देखो 3 रेड हो गए, 1 वाइट हो गया. दिखा. लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के केस में ऐसा नहीं होगा. तो कैसा होगा? यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के केस में रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा. किसमें? रेड हो जाएंगे 1 फ्लावर, पिंक हो जाएगा 2 फ्लावर और वाइट हो जाएगा 1 फ्लावर. दोनों कंडीशन में आएगा. तो दोनों कंडीशन में जब आप देखेंगे तो रेशियो क्या जनरेट हुआ? दोनों कंडीशन में 1:2:1 का रेशियो जनरेट होगा. दोनों कंडीशन में ये जनरेट होगा. तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बना? लास्ट आंसर विल बी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी का है. कह रहा है कि प्रोवाइडेड द बिलो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 3, एरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द एंजाइम. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पोजीशन दिखा रहा है आपको. तो पोजीशन जब दिखा रहा है
तो अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन RE1 डाइजेस्टेड DNA लाइगेट 2, मतलब इन सबको देखना है, इनमें से कौन सा RE1 डाइजेस्ट करेगा। अब देखो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में एक बात आपको पता होनी चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक डीएनए को पहचान करके कट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को RE लिख रहा हूं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्या, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को पहचानते हैं पहले और फिर कट करते हैं। स्पेसिफिक आइडेंटिफाई डीएनए सीक्वेंस, देन कट, एक पॉइंट तो ये बना। दूसरा पॉइंट क्या बताना चाहेंगे इसमें, दूसरा पॉइंट, ये जो सीक्वेंस होते हैं, these sequence are पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक आपको पता होना चाहिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होते हैं जिनको आगे से आप चाहे रीड करें या पीछे से रीड करें, इनका सीक्वेंस में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं होता है, आगे से पीछे से दोनों तरफ से देखा जाता है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का बेसिकली जो काम है वो स्टिकी एंड या ब्लंट एंड फॉर्म करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जितने भी होंगे, जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, ये या तो स्टिकी एंड क्रिएट करेंगे, या तो ये कैसे बनाएंगे, स्टिकी एंड बनाएंगे। डीएनए जब भी कट होगा तो ये क्या बनाएंगे, स्टिकी एंड को बनाएंगे या फिर ब्लंट एंड को बनाएंगे, ब्लंट एंड बनाएंगे। दो कंडीशन दिखाई जाती हैं। अब क्वेश्चन में आप देख रहे हैं तीनों में सीक्वेंस यहां से कट किया जा रहा है, देख पा रहे हैं तीनों सीक्वेंसेस को। जब तीनों सीक्वेंसेस को देख पा रहे हैं तो इसमें से एक चीज तो जाहिर हो गई कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टिकी एंड के लिए काम कर रहे हैं, ना कि ब्लंट एंड के लिए काम कर रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब बनेगा तो ये डीएनए फ्रेगमेंट इजीली जुड़ जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, इजीली इसको कट करेगा और इजीली कट करने के बाद इसको लाइगेज एंजाइम के लिए जोड़ दिए, लाइगेज एंजाइम से जोड़ देगा। अब आप पहले सीक्वेंस को देखिए क्या लिखा हुआ है, A G C T और T, नीचे T T C G A और A। अब इसने यहां से एक कट किया, मैं पेन बदल के आपको दिखाना चाहूंगा। एक सीक्वेंस ये कट किया और दूसरा सीक्वेंस ये कट किया, ये कट हुआ है। तो इसमें से बना क्या, इसमें से अगर आप देखें तो ए ये आया, बाकी डैश 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 हो गया, और इधर ये डैश 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 हो जाएगा और इधर ए आ जाएगा। एक सीक्वेंसिंग ये हुई। दूसरी सीक्वेंसिंग को आप पैरामीटर अगर देखें तो ए जी जी, फिर क्या है सी टी और जी, एक सीक्वेंसिंग ये कट हुई है। दूसरी सीक्वेंसिंग को देखें तो जी टी सी जी ए और सी, दूसरी सीक्वेंसिंग यहां से कट हुई है। तो अब अगर इसको आप बदलना चाहेंगे तो क्या पैरामीटर काउंट करेगा, देखिए पैरामीटर क्या काउंट कर रहा है इसका, इसमें सी आया और डैश 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 डैश, ये सीक्वेंस खाली हुआ, यहां से डैश 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 और यहां पर सी आया। ये इसी तरह से तीसरे को देखेंगे तो तीसरा भी इसी तरह का सीक्वेंस बना रहा है। अब क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 डाइजेस्टेड डीएनए। तो इसमें आंसर क्या है, ऑल थ्री, RE1 में भी यही हो रहा है, RE2 में भी हो रहा है और RE3 में भी यही हो रहा है। ये तीनों जो है वो एंजाइम को क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, डाइजेस्ट करेंगे डीएनए को कट करेंगे, स्टिकी एंड बनाएगा और ये बाद में लाइगेज एंजाइम के थ्रू इनको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।